हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी टीचिंग में। दोस्तों, कल हम लोगों ने जीएसटी की एक्सरसाइज 1A को कंप्लीट किया था और आज हम लोग उसकी पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1B पर। एक्सरसाइज 1B में क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिटेड। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। अगर आपने अच्छे से समझा तो आपको इस एक्सरसाइज को बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज ये कई बच्चों को तो बहुत टफ लगती है। ठीक है, और अक्सर इसके बच्चे क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं। ठीक है, आप पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको अपने एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, आप उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई आप करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान आपको लगेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट बुकिश लैंग्वेज में समझाऊंगा या आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स क्या होता है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं बुकिश लैंग्वेज को छोड़कर मैं आपको अपने एग्जाम्पल से पहले आपको समझाता हूँ और आप उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 1B में हम लोग पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, मैं जरा बुक को साइड में करके समझाता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको प्रॉफिट लॉस का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो आता ही होगा, है ना। CPSP अगर आपने यहाँ पर किसकी क्या है उसको अगर अच्छे से समझ लिया कि ए की CPSP क्या है, बी की CPSP क्या है, कैसे प्रॉफिट निकलता है, सी के लिए CP क्या होगी, अगर आपने ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली तो आप आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स निकालना बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुने। सपोज करो ए ने कोई प्रोडक्ट बी को सेल किया। ए के लिए वो खुद कितने रुपए का पड़ रहा था? 100 रुपए का। यानी ए के लिए तो ए को खुद वो 100 रुपए का पड़ रहा है, तो ए के लिए कॉस्ट प्राइस कितने रुपीज़ होगी? 100 रुपीज़। जब ए ने वो चीज़ बी को बेची तो वो 120 रुपए में बेची, तो ए के लिए सेलिंग प्राइस होगा वो 120 रुपए। लेकिन बी ने तो ए से परचेज किया ना 120 रुपए में, तो बी के लिए तो वो 120 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, बी ने वही प्रोडक्ट किसको सेल कर दिया? सी को। अब बी कुछ प्रॉफिट भी तो कमाएगा, तो बी ने वो 150 रुपीज़ का सी को सेल किया, तो बी के लिए 150 रुपीज़ क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। लेकिन 150 रुपीज़ सी के लिए तो कॉस्ट प्राइस होगा ना वो। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो तो बी ने 120 रुपीज़ से 150 में बेचा, तो बी का प्रॉफिट कितना हुआ? 30 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है ना। ठीक है, CPSP समझ आ गया ना किसका क्या था। आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए इसमें आपको जो निकालना पड़ेगा वो ये निकालना पड़ेगा। जैसे सपोज करना जरा यहाँ पर, जैसे ए ने बी को जब कोई प्रोडक्ट बेचा तो कुछ GST लगा होगा। अभी मैं यहाँ पर प्रॉफिट ना मान के आप ये समझ लो कि कुछ प्रॉफिट बी ने यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिया होगा ए को। जब बी वो सामान सी को बेचेगा तो फाइनली वो प्रोडक्ट तो सी के पास जा रहा है ना, तो बी इससे अपने टैक्स के पैसे वसूल करेगा ना। ठीक है, तो सपोज करो इन्होंने इसको कुछ 10 रुपये 20 रुपये टैक्स दिया था, इन्होंने इसको कुछ ज़्यादा पैसे में ये सामान बेचा है। ठीक है, 30 रुपये प्रॉफिट कमाए तो इसमें से अपना टैक्स भी वसूल कर लिया, और जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे ये उन टैक्स का डिफरेंस जो होगा वो सरकार के पास पहुंचेगा। आउटपुट माइनस इनपुट का वो मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ। क्लियर हो रहा? ए बी ने जब ए से वो सामान परचेज किया तो कुछ टैक्स ए को दिया होगा। अब बी वो प्रोडक्ट बेच रहा है सी को, तो अपना टैक्स तो सी से वसूल कर लेगा ना, और जो रिमेनिंग टैक्स वसूल करने के बाद जो रिमेनिंग पैसा होगा वो पैसा वापस जाएगा फाइनली गवर्नमेंट के पास। इज दैट क्लियर? सी का टैक्स वसूल हो गया और जो रिमेनिंग पैसा होगा वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। ठीक है, समझो अब क्या होता है। आउटपुट टैक्स को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है सेलिंग प्राइस पर। इनपुट टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। इनपुट टैक्स को हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन में आपको जिसकी भी ज़रूरत पड़े, आपसे कहे बी का आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स निकालो, तो आप बी की सेलिंग प्राइस पर GST% निकाल देंगे तो बी का आउटपुट टैक्स हो जाएगा। मैंने कहा बी का इनपुट टैक्स निकालो, तो बी की कॉस्ट प्राइस पर आप GST% निकाल देंगे तो बी का इनपुट टैक्स आ जाएगा। सी का कहेंगे तो सी की कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे तो सी का इनपुट टैक्स आएगा। सी अगर आगे किसी को बेचेगा तो सी की सेलिंग प्राइस पर GST% निकालेंगे, वो तो सी का आउटपुट टैक्स होगा। दैट मीन्स जिसका भी यहाँ पर आपसे आउटपुट इनपुट निकालने को कहें, आप GST% उसकी CPSP का निकाल दें। CP पर निकालेंगे तो इनपुट टैक्स आएगा, SP पर निकालेंगे तो आउटपुट टैक्स आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसमें जो सारे क्वेश्चंस में आपको निकालना पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी। या टैक्स लायबिलिटी की जगह अगर वो आपसे कहे नेट GST पेएबल निकालो, तो नेट GST पेएबल भी आपकी टैक्स लायबिलिटी ही होती है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? दो तरीके से निकाल सकते हैं। किसी भी ABC में से, या मतलब वहाँ पर डीलर वगैरह कुछ भी लिखा होगा, आपको किसी का भी टैक्स लायबिलिटी निकालना होगा तो वो आता है
उसी जिसका भी निकालना है, ए का, बी का, सी का, उसका आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके आप निकालेंगे तो उसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कहेंगे कि आउटपुट, सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस उसकी समझ नहीं आ पा रही है, निकल ही नहीं पा रहे हैं, दिया ही नहीं है, ठीक है, या कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस नहीं दी, तो आउटपुट अगर इनपुट आ जाएगा तो आउटपुट नहीं आ पाएगा, मतलब कुछ ना कुछ एक चीज़ मिसिंग है। लेकिन उस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और टैक्स लायबिलिटी आपको निकालना है। जब हमें प्रॉफिट दिया होगा तो हमें आउटपुट इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है। आप टैक्स लायबिलिटी एक और तरीके से निकाल सकते हो, आउटपुट माइनस इनपुट की जगह। टैक्स लायबिलिटी आप अगर प्रॉफिट दिया है तो आप सीधा जीएसटी परसेंट उस प्रॉफिट का निकाल लो ना, तो भी आपका वो टैक्स लायबिलिटी होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके होगा, एक आउटपुट माइनस इनपुट, एक डायरेक्ट प्रॉफिट पर टैक्स निकाल लो। समझो, मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे सपोज करो मैं ये जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर सीपीएसपी लिए, इसी से मैं आपको टैक्स, इसी में आपको मैं बी की टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखाता हूँ। सपोज कर लो ये वाले पार्ट में जो जीएसटी था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेट कर लो 10% लग रहा था इस क्वेश्चन में जीएसटी। ठीक है, तो इसी में मैं आपको टैक्स लायबिलिटी बी की कैसे निकाल के दिखाता हूँ वो समझो आप। मैंने यहाँ पर कहा मुझे बी की टैक्स लायबिलिटी निकालना है। टैक्स लायबिलिटी मैंने अभी बताया कैसे आता, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके। तो यहाँ मैं बी का आउटपुट टैक्स रखूंगा और यहाँ बी का इनपुट टैक्स रखूंगा। ठीक है, आउटपुट टैक्स बी का रख रहे हैं तो आउटपुट निकलता है सेलिंग प्राइस पर, तो बी की सेलिंग प्राइस कितनी थी 150, और इनपुट टैक्स निकलता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर, तो इनपुट टैक्स बी का निकालना है तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी 120। समझ आ गया। तो जीएसटी परसेंट हमने 10% माना, तो आउटपुट टैक्स कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस का 10% निकाल के, फिर माइनस इनपुट टैक्स कैसे आएगा, 10 कॉस्ट प्राइस का 10% निकाल के जीएसटी परसेंट, दोनों को निकाल के माइनस करा दो। 10/100 इंटू सेलिंग प्राइस रखी 150, या 10% डाटा 100 इंटू कॉस्ट प्राइस रखी 120, दोनों का निकाल के माइनस करा तो टैक्स लायबिलिटी कितना आया, ₹3। टैक्स लायबिलिटी को नेट जीएसटी भी कहते हैं, यानी नेट जीएसटी सरकार के पास कितना पहुंचा, ₹3। समझ आया ना। मैंने क्या कहा, इसको निकालने के दो तरीके थे, या तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स करके, या अगर ये ना निकालना आपको प्रॉफिट पता हो तो आप डायरेक्ट जीएसटी परसेंट प्रॉफिट का निकाल लो ना, तब भी आपका ₹3 ही आएगा। तो मैं आपको वो नेक्स्ट पेज पर करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो, टैक्स लायबिलिटी को निकालने का तरीका एक और था। अगर आपको प्रॉफिट पता हो तो टैक्स ऑन प्रॉफिट करके भी निकाल सकते हो, और इस केस में मैंने आपको प्रॉफिट इसीलिए समझाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ बी को, ₹30, तो मैंने यहाँ पर सीधा 10% जो था वो ₹30 का निकाल दी, तब भी तो ₹3 आया। तो ये भी टैक्स लायबिलिटी था। यानी टैक्स लायबिलिटी को निकालने के दो तरीके थे, एक आउटपुट माइनस इनपुट करके, और अगर प्रॉफिट दिया तो डायरेक्ट टैक्स ऑन प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। ये टैक्स लायबिलिटी ही होता है या नेट जीएसटी। आई होप आपको ये छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया अपनी तरफ से, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया। अगर इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट आपको इसमें अच्छे से आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, और मैं आपको सीधा एक्सरसाइज पर लेकर चलता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज में मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, एक दो क्वेश्चन से ही आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ देखो, ठीक है, एक सेकेंड। अब यहाँ देखें जरा आप, एक्सरसाइज 1B में पहला क्वेश्चन तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं पहले की जगह सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो जरा यहाँ पर, इन्होंने कहा गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फॉर 15,000। कोई गुड्स सर्विसेज सोल्ड किया कितने रुपीज़ का, 15,000 का, अंडर इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट मतलब सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट द रेट ऑफ जीएसटी 12%। जीएसटी 12% लग रहा है, सेम स्टेट की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बताओ एसपी एट स्टेशन ए। अरे भाई, गुड्स एंड सर्विसेज कोई सोल्ड हुआ स्टेशन ए से स्टेशन बी के पास, स्टेशन ए ने 15,000 रुपये का स्टेशन बी को बेचा है। तो ये कह रहे हैं स्टेशन ए की सेलिंग प्राइस क्या होगी। भाई स्टेशन ए की सेलिंग प्राइस तो ये 15,000 रुपये ही होगी ना, पहला आंसर तो यही हो गया। अब ये कह रहे हैं CGST बताओ कितना होगा। भाई पहली बात तो आप ये बताओ, जब ये सेम स्टेट की बात कर रहे हैं तो CGST SGST टोटल GST का हाफ हाफ हो जाता है। तो अगर ये 12% है, ठीक है, ओ चलो, अगर ये GST 12% है तो CGST 6% होगा, SGST 6% होगा। तो आप CGST को 6% 15,000 का निकाल देंगे तो आपका CGST आ जाएगा। फिर 6% आप 15,000 का फिर से निकाल देंगे तो ये SGST आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं CP बताओ स्टेशन बी को कितने का पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टेशन बी। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब स्टेशन ए वाला स्टेशन बी को बेचेगा 15,000 रुपये का बेचेगा तो सेलिंग प्राइस ए के लिए हो गया, और GST सेलिंग प्राइस पर ही लगता है, मैंने आपको बताया। यानी बी वाला जब खरीदेगा तो 15,000 रुपये तो प्रोडक्ट के देगा, साथ में टैक्स भी इंक्लूड करके देगा। इज दैट क्लियर। तो आपको बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 15,000 रुपये तो होगा ही होगा, साथ में टैक्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो CGST SGST दोनों आप ऐड कर देंगे इस 15,000 में, तो आपकी बी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इज दैट क्लियर।
अब वो कह रहा है अगर प्रॉफिट 5000 का होता है, मान लो ए ने जब बी को बेचा तो ए को प्रॉफिट हुआ 5000 रुपीज़ का, तो वो कह रहा है अब बताओ सेलिंग प्राइस स्टेशन बी की कितनी होगी और प्रॉफिट, ठीक है। अब बताओ स्टेशन बी की सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली 15 एक सेकेंड, ये जो आपका सेलिंग प्राइस था कहाँ गया, सेलिंग प्राइस कितना, ये था हाँ, स्टेशन ए का सेलिंग प्राइस कितना था 15,000 था, तो इसमें आप 5,000 प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट 5,000 ऐड कर दो। समझ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में आपका क्या था 15,000 रुपीज़ में तो बेचा ही था ना, तो 15,000 में 5,000 आपका क्या था, प्रॉफिट था। तो स्टेशन बी की जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपका प्रॉफिट इसमें ऐड करके आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो स्टेशन बी का प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, क्या क्या बोल दिया हूँ, एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। तो आपका यहाँ पर जो 15,000 रुपीज़ में जो आपका स्टेशन ए ने बेचा था ना, उसमें 5,000 रुपीज़ क्या था, प्रॉफिट था। तो स्टेशन बी की जो सेलिंग प्राइस होगी, अरे भाई स्टेशन बी की सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं वो, क्या इन्होंने बी वाले ने आगे किसी को बेचा है क्या, नहीं। तो बी वाले ने जब किसी को बेचा ही नहीं तो स्टेशन बी की सेलिंग प्राइस क्या होगी, स्टेशन बी ने किसी को नहीं बेचा तो स्टेशन बी वाले के लिए तो सेलिंग प्राइस 0 होगी ना, ठीक है। नाउ द सेम गुड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटरस्टेट, ये इंटरस्टेट का केस था, ये इंटरस्टेट का केस था, तो अब इसमें कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं। गुड सर्विसेज आर मूव्ड अंडर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी। अब ये बी वाले ने सी को बेचा लेकिन इंटरस्टेट का हो गया, मतलब स्टेट चेंज हो गया। यहाँ जीएसटी पूछ रहे हैं, जब जीएसटी पूछते हैं तो जीएसटी में पूरा सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं निकालते, सीधा आईजीएसटी निकालते हैं सेलिंग प्राइस पर। अब यहाँ पर बी ने सी को बेचा, यहाँ पर नहीं बेचा था तो यहाँ पर तो प्राइस उसकी 0 हो जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ वो बोल रहे हैं बी ने सी को बेचा है, तो फिर एस पी एट स्टेशन भी यहाँ पर क्यों बता रहे हैं ये, एक सेकंड रुकना है, क्वेश्चन में इनका, इन्होंने यहाँ पर कहा है बी वाला सी को यहाँ बेच रहा है, तो फिर यहीं पर वो कह रहे हैं कि बी वाले ने सी को बेच दिया है इसलिए वो प्रॉफिट दिया है 5,000। ज़रा ध्यान से सुने, अगर ये बी का प्रॉफिट है, बी ने सी को बेचा, अगर ये प्रॉफिट बी का है 5,000, तो स्टेशन बी वाले ने जब सी को बेचा होगा तो बी की सेलिंग प्राइस जो आएगी, कॉस्ट प्राइस बी की कितनी आई होगी, टैक्स मिलाकर जो भी आया होगा यहाँ पर उसमें 5,000 ऐड कर देंगे, तब ये बी की आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। यानी इतने रुपए में बी ने सी को बेचा होगा, ठीक है, और उस पर टैक्स अलग से लगेगा। तो उस प्राइस पर स्टेशन बी की सेलिंग प्राइस जो आई उस पर जीएसटी का टैक्स परसेंट आप लगाओगे 12%, तो वो आईजीएसटी पूरा यहाँ आ जाएगा और उस आईजीएसटी को इसकी सेलिंग प्राइस में ऐड कर दोगे तो ये स्टेशन सी की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इज दैट क्लियर? मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को थोड़ा आप ध्यान से समझें, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पर, आप एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको यहाँ पर समझा कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कहा गया, गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर एंड देन फ्रॉम कानपुर टू राजस्थान। ज़रा आप यहाँ पर देखें, मैं क्या लिखता हूँ, आगरा से कोई प्रोडक्ट जो है वो कानपुर सोल्ड हुआ और फिर कानपुर से वो आपका जयपुर जो है वो राजस्थान में आता है। बेटा ये यूपी में आता है, ये भी यूपी में आता है, तो ये तो सेम स्टेट होगा, लेकिन ये आपका राजस्थान में आता है तो यहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? आपको वही इनपुट आउटपुट टैक्स निकालने के लिए बस सीपीएसपी को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो आप मार्क कर लें इस तरीके से। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा टू कानपुर फॉर 20,000। जब आगरा से कानपुर वो सोल्ड हुआ तो वो कितने रुपए का सोल्ड हुआ, 20,000 रुपीज़ का। दैट मीन्स आगरा वाले के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर, ठीक है, आगरा वाले ने जब कानपुर वाले को सोल्ड किया 20,000 का, तो आगरा वाले के लिए सेलिंग प्राइस ये, लेकिन कानपुर वाले के लिए तो कॉस्ट प्राइस होगी ना 20,000, ठीक है। फिर इफ द रेट ऑफ जीएसटी, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, जीएसटी का रेट कितना है, मैं लिखता हूँ जीएसटी जो आपका है वो है 18%, पूरे हर जगह क्वेश्चन में कहीं भी आप ट्रांजैक्शन करो। एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर, जब कानपुर वाले ने जयपुर वाले को बेचा है तो प्रॉफिट मेड एट कानपुर, मतलब कानपुर वाले का प्रॉफिट हमको दिया हुआ है कितना, 5,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? फिर इन्होंने अब हमसे देखो क्वेश्चन को, बस इतनी चीज़ें हमने मार्क कर ली ना, जो जो इन्होंने दिया है। इन्होंने हमसे कहा है
फर्स्ट पार्ट में कि फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। कानपुर वाले का नेट जीएसटी निकालना भी अभी मैंने आपको समझाया था। जब नेट जीएसटी कहेंगे तो उसी को टैक्स लायबिलिटी कहेंगे या ये कहें, दोनों एक ही चीज़ है और एक ही तरीके से निकालते हैं। आउटपुट माइनस इनपुट करके भी निकाल सकते हैं या प्रॉफिट दिया हो तो प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सीपी दी हुई है कानपुर वाले की, लेकिन कानपुर वाले ने जयपुर को कितना बेचा है, जयपुर वाले को क्या उसकी सेलिंग प्राइस हमें दी है? नहीं। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ मिसिंग हो गई जो मैंने पहले आपको समझाया था। तो इसका टैक्स लायबिलिटी जो नेट जीएसटी आएगा वो हम आउटपुट माइनस इनपुट से नहीं निकालेंगे, प्रॉफिट दिया हुआ है ना मैं, यानी सीधा टैक्स ऑन प्रॉफिट निकाल देंगे। फर्स्ट पार्ट आपका कितना आसान हो गया। आपको जो नेट जीएसटी निकालना है कानपुर वाले का, आप सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे जो मैंने आपको समझाया था, टैक्स ऑन प्रॉफिट। तभी तो इन्होंने प्रॉफिट हमें दिया हुआ है कानपुर वाले का। तो टैक्स परसेंट सीधा 18% आप निकाल दो, किसका? ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ इसका? 5000 रुपीज़ हुआ ना, तो आप सीधा यहाँ निकाल दो 18/100 इंटू 5000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18/5 से ये ₹900 आपका नेट जीएसटी निकल के आ गया। इज दैट क्लियर? अब जरा आप यहाँ पर इसका बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट में सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज एट जयपुर। जयपुर वाले को वो जो भी उसने परचेज किया वो कितने रुपए का पड़ा? जब कानपुर वाले ने जयपुर को बेचा है तो कितने रुपए का पड़ा? आप मुझे ये बताओ। कानपुर वाला जब जयपुर वाले को बेचेगा तो जीएसटी तो जयपुर वाला देगा ना, सेलिंग प्राइस पर देगा। अब मुझे आप ये बताओ, कानपुर वाले को खुद कितने का पड़ा था? 20,000 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट कितने का हुआ? 5,000 रुपये का, यानी 25,000 रुपये का इसने बताया होगा कि भाई तुम्हें 25,000 रुपये की ये चीज़ पड़ेगी और टैक्स तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। दैट मीन्स 25,000 रुपीज़ पे वो टैक्स अलग देगा ना। तो जो जयपुर वाले के लिए जो कॉस्ट प्राइस होगी वो 25,000 तो वो होगी। क्लियर हो गया? साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो भाई 25,000 तो तुम्हें देना ही पड़ेगा और जो 25,000 रुपये पर टैक्स लगेगा वो भी देना पड़ेगा। और टैक्स इसमें कितना लगा रहा था? 18%। तो तुम इसका 18% और दोगे, टैक्स के रूप में होगा, वो थोड़ी ना आमा होगा। हम तो प्रॉफिट भाई तुमसे इसमें कमा लिए 5,000 रुपये। ठीक है, तो 25,000 तुम्हें ये देना है, साथ में 18/100 इंटू 25,000 ये तुम कैलकुलेट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा कैलकुलेट होकर आएगा, बेटा मैं कैलकुलेट आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ जिससे आप भी कैलकुलेशन को सीखें। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने निकाला 18 0 से 0, 18 5 से 90 का 9, 18 2 से 36, ये 4500 हो जाए। तो लगभग ये आपका 29500 ये आपका आंसर होगा। समझ आया ना कब आपको इनपुट आउटपुट का खेल करना है? जैसे यहाँ पर आपको एक चीज़ मिसिंग कर दी तो आपने टैक्स जो निकाला वो प्रॉफिट पर निकाला। आप वीडियो को बैक करके समझ सकते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। अब आप देखिए सारे क्वेश्चन आप किसी तरीके से, ठीक है। अगर आप देखें थर्ड क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा कि कोई प्रोडक्ट है, गुड सर्विसेज सोल्ड फ्रॉम कोटा टू मुंबई एंड देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे, इफ द रेट ऑफ जीएसटी प्रॉफिट मेड एट मुंबई, फाइंड नेट जीएसटी एट पुणे। इज दैट क्लियर? सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, आप रीड करो, क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको वीडियो में दोबारा से वीडियो बना के मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके के सारे क्वेश्चन हैं और आपसे सारे क्वेश्चन होंगे सारे। अगर आपने इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो एक पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कैसे भी करके पढ़ लेता है, आपको बस उसको ध्यान से सुन के समझना पड़ेगा मैं क्या समझाने की। आप मेरे कॉन्सेप्ट को अगर कैच करने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन देख लो, नेट टैक्स पेएबल, कॉस्ट गुड्स ऑफ सर्व, कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू द डीलर सी, इस तरीके की चीज़ें वो आपसे कैसे भी पूछें, आपको बस आप इस तरीके से लिख लो ABC करके, आगरा, कानपुर, जो भी आपको दिया हुआ है आप उसकी CPSP लिख लें, जो भी दिया है वो लिख लें, उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे कॉन्सेप्ट, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत आएगी तो वो हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में आपका थोड़ा सा क्या है, इस बार इन्होंने आपको, जैसे अभी तक हम किसी भी क्वेश्चन में क्या निकाल रहे थे, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में आप यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन जो कि बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या कहा, अभी तक आप जो था टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे थे आउटपुट माइनस इनपुट करके, इस बार उन्होंने टैक्स लायबिलिटी दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा कि ए ने कोई प्रोडक्ट जो है बी को बेचा और बी ने उसको सी को बेचा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट समझाता हूँ, जरा यहाँ ध्यान से सुने।
ए ने उस पर मार्क्ड करके पहले से रखा था, तो ए ने उस पर मार्क्ड करके रखा 9,000 रुपीज़ उसकी मार्क प्राइस है। ठीक है। वो बोल रहा है ए ने बी को सेल किया एट सम लोअर प्राइस, कुछ पैसे कम करके बी को बेचा, लेकिन ये नहीं बताया कितने का बेचा। तो हम ये मान लेते हैं कि ए ने उसको जो बेचा वो एक्स रुपये कम करके बेचा है, 9,000 रुपीज़ में से एक्स रुपये माइनस कर दिया, तो ये उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो बी वाले के लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ना। इज दैट क्लियर? जब बी वाले ने सी को बेचा तो उसमें लिखा डीलर बी सेल्स द सेम आर्टिकल टू अ कस्टमर एट इट्स लेस प्राइस। बी वाले ने जब सी को बेचा तो सी को उसने मार्क प्राइस पर बेचा है, यानी बी के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो उसकी मार्क प्राइस है, और मार्क प्राइस कितनी थी? 9,000। इज दैट क्लियर? तो 9,000 तो सी वाले के लिए क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। लेकिन ध्यान रखना, जो टोटल पैसे जो सी कितने रुपए देगा इसको खरीदने के लिए? 9,000 तो भाई सेलिंग प्राइस है, टैक्स अलग लगता है सेलिंग प्राइस पर। इज दैट क्लियर? मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो सी वाला जो है 9,000 तो देगा, इसकी जो सीपी होगी वो 9,000 रुपीज़ होगी, साथ में जीएसटी अलग लगेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। ये चीज़ें मैं मार्क करना अगर आ गई तो आप इनपुट आउटपुट का कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है। तो अभी तक हम नेट जीएसटी पेबल निकालते थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको इन्होंने कहा डीलर बी पेड अ टैक्स अंडर जीएसटी इक्वल टू 324 टू द गवर्नमेंट। दैट मीन्स बी जो है गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करता है? ₹324। यही नेट जीएसटी आपको इस बार देकर इन्होंने रखा है। ठीक है। आपसे इस बार क्वेश्चन में कहा है फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर बी। मतलब बी, जब ए ने बी से कुछ सामान खरीदा तो ए ने इधर पर क्वेश्चन में बताया था ना कि ए ने कुछ लोअर प्राइस पर दिया, कुछ रुपए कम करके दिया। मार्क प्राइस 9,000 थी लेकिन कुछ प्राइस कम करके दिया, तो वो कितने रुपए में ए ने बी को परचेस दिया है, यानी बी ने कितने रुपए, बी की कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करनी है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको एक्स की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, तो आप आसानी से निकाल लेंगे, और साथ में टैक्स भी लगेगा उस पर, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इन्होंने कहा है। ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो एक्स मेन फंडा है, एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? आपको पता है 324 इन्होंने दिया नेट जीएसटी, तो नेट जीएसटी इन्होंने हमें दिया हुआ है ₹324, और नेट जीएसटी कैसे निकालते हैं? अब यहाँ आपको प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो यहाँ आपको आउटपुट माइनस इनपुट से ही निकालना पड़ेगा। तो नेट जीएसटी को निकालने का तरीका होता है आउटपुट टैक्स माइनस का इनपुट टैक्स। ध्यान से समझना, नेट जीएसटी तो आपको 324 दिया हुआ है, आउटपुट टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस पर। बी की सेलिंग प्राइस क्या है? बी ने जो सेल प्राइस किया है वो तो 9,000 मार्क प्राइस पर ही किया है। आउटपुट टैक्स जीएसटी इसमें परसेंट कितना दिया हुआ है? इन्होंने 18% दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जीएसटी है 18%। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट जीएसटी परसेंट जो होगा वो 18% आप लगा दोगे सीधा सेलिंग प्राइस का, और इसकी सेलिंग प्राइस थी बी की 9,000, माइनस इनपुट टैक्स लगता है कॉस्ट प्राइस पर। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 9,000 माइनस एक्स, तो इसमें आप 18% लगा दोगे, 18/100 इंटू इसमें आप लगा दोगे 9,000 माइनस का एक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका आप ज़रा ध्यान से समझना है। यहाँ पर कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कॉमन निकालना आता है, 18/100 यहाँ भी है, 18/100 यहाँ भी है, तो 18/100 को अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से 9,000 बचेगा, माइनस यहाँ से 9,000 माइनस एक्स, और इस माइनस का जब मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो माइनस का 9,000 आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा। बोलो, ये माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में। 9,000 से 9,000 कट गया, इस 100 को यहाँ पर भेजते हैं, 18 को नीचे लेकर आते हैं। 324 के पास क्या आ गया? 100, और नीचे क्या आ गया? 18, और यहाँ अकेला बचा है एक्स। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 18 से ये, एक सेकेंड, समथिंग रॉन्ग आई हैव डन, 1 सेकेंड, ये 324 दिया था ना? हाँ ठीक है, 18 से ये 18 टाइम्स जाएगा। यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? क्या हो रहा है ये? चलो कुछ नहीं। तो यहाँ से 18 इंटू 100, आप 18 से 18 ही टाइम्स तो कटेगा, 18 इंटू 18 324 होता है। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1800। ठीक है, कुछ, चलो नहीं मैं तो ठीक कर रहा हूँ भाई।
कैलकुलेशन तो सब ठीक जा रही है, ठीक है। तो 18,000 आपका एक्स रुपये आ गया, यानी 9,000 में उसने एक्स रुपये कम करके आपको दिए होंगे ना यहाँ पर, ठीक है। तो 9,000 रुपीज़, जब 9,000 में 1,800 रुपीज़ कम करके दिए होंगे, तो यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आएगी। इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, आप यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। 9,000 में से जब आप इसको 1,800 माइनस कर देंगे तो 1,000 कम हुए 8,000, तो ये आपकी हो जाएगी 7,200। यानी इतने रुपए का ए ने बी को वो प्रोडक्ट बेचा होगा, लेकिन अब इस पर टैक्स तो ए अलग से देगा ना। तो आपसे कहा है कि बी वाला जो टैक्स देगा, टैक्स मिलाकर बी कितने रुपए पे करेगा, आपको वो बताना है, ठीक है। तो भाई टैक्स लगता है सेलिंग प्राइस पर, मैंने आपको कितनी बार बताया है। तो आप जो बी का अमाउंट निकालेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट पेड बाय बी इंक्लूडिंग टैक्स, इंक्लूडिंग टैक्स। तो वो कैसे आएगा भाई, सेलिंग प्राइस तो देगा, साथ में टैक्स भी देगा, जीएसटी। सेलिंग प्राइस कितना आया 7,200 प्लस जीएसटी कितना आया होगा भाई, जीएसटी जो है इसका जीएसटी कितना परसेंट था, 18% था। तो 18% और दोगे ना आप 7,200 का, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 0 से 0, 0 से 0, ये आपका 7,200 प्लस 18 टू ज़ा 36 का 3, 18 7 सा कितना होता है बताओ, 126 और 3 129 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 6,948। दिस इज योर आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 था, समझ आया। आप चाहें तो इसी तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही, अगर आपने इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो इसमें आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे। और ये लास्ट के क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, तो इनको आप ध्यान से समझना। भाई अगर आपको नहीं आया, आप वीडियो को बैक करके दोबारा समझ सकते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये जीएसटी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, गुड बाय।